अगर आप अभी तक इंडिया गेट नहीं गए हो या फिर आप उनमें से हो जिनको इंडिया गेट जाना बहुत पसंद है, तो मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। फिलहाल 2 साल तक तो आप इंडिया गेट जाना दूर, आप उसकी फ़ोटो तक नहीं खींच सकते। लेकिन मैं आपके लिए फ़ोटो लेके आया हूँ, आपको ऑन स्क्रीन यहाँ पे कहीं दिख रही होगी। तो अभी फिलहाल इंडिया गेट कुछ इस तरीके से है। तो आपके मन में इसको देख के सवाल तो बहुत आ रहे होंगे कि इंडिया गेट इस तरीके से हुआ क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, और क्या वो ज़रूरी था इस टाइम पे या नहीं था, उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है। तो इन सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, अगर आसान भाषा में बताऊं तो एक नया पार्लियामेंट है जो कि पुराने पार्लियामेंट के ठीक सामने बनाया जा रहा है। इसको बनाने का जिम्मा जो दिया गया है वो टाटा ग्रुप को दिया गया है, और इसको जो बना रहे हैं विमल पटेल, वो आर्किटेक्ट है जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है। तो इसको बनाने के पीछे मेन रीज़न क्या है, गवर्नमेंट जो बताती है मेन रीज़न वो ये बताती है कि 2024 के बाद जो भी चुनाव होंगे लोकसभा के या फिर राज्यसभा के, उसके अंदर हम जो सीटें हैं सांसद की वो बढ़ाने वाले हैं। लोकसभा में सीट है 545, उसको बढ़ा के हम 888 करने वाले, और राज्यसभा में जो सीट है 245, उसको बढ़ा के हम 384 करने वाले। उसका मेन रीज़न क्या है, देश की आबादी बहुत तेज़ी से भाग रही है, और उसके लिए हर एक जगह से एक नया सांसद उठ के आना चाहिए ताकि वो उस जगह को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। मतलब 545 सांसद का मतलब क्या है, 545 निर्वाचन क्षेत्र से सांसद उठ के आएंगे, लेकिन उसको बढ़ा के गवर्नमेंट 888 करना चाहती है। उसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि सांसद ज़्यादा आएंगे तो हर एक क्षेत्र की प्रॉब्लम जो है वो जाके पार्लियामेंट में रखी जाएगी, तो उससे कहीं ना कहीं फायदा तो देश को होगा। तो ये मेन रीजन है इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को तैयार करने का। लेकिन सवाल ये उठता है कि 20,000 करोड़ रुपए इस टाइम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में लगाना जरूरी था, या फिर इस पैसे को उठा के हम हॉस्पिटल बेड्स वेंटिलेटर में लगा सकते थे, जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस समय का माहौल देख के इस सवाल अपने आप में बहुत अहम बन जाता है कि सरकार का उठाया गया कदम सही है या गलत है। तो इसके हर एक पहलू की जांच करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि कितने टाइम में बन के तैयार हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। मतलब 13 एकड़ की ज़मीन के ऊपर 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट और सिर्फ 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। अगर ये 2 साल में बन के तैयार हो गया तो इलेक्शन जो कि टाइम पे होते हैं और रिजल्ट जो इलेक्शन का टाइम पे आता है, उसके बाद ये दूसरी ऐतिहासिक जीत होगी भारतीयों के लिए जो कि टाइम पे हुई है। वरना अगर आप गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स के फॉर्म भर लो, आप रिजल्ट्स का वेट कर लो, आपने एग्ज़ाम का फॉर्म आज भरा है तो 4 या 5 साल बाद ही एग्ज़ाम्स का आएगा। रेलवे का एग्ज़ाम 17-18 में लोगों ने भरा था, अभी तक वो एग्ज़ाम की डेट ही नहीं आई कि वो एग्ज़ाम कब होगा। जिस तरह से हमने प्रोजेक्ट 2 साल में करने का वादा किया है कि हम 2 साल में कंप्लीट कर लेंगे, उस तरह से बाकी सारे काम भी टाइम पे हो तो भारत को डेवलपिंग कंट्री में से डेवलप कंट्री में आने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हम चाहते नहीं हैं, हम आलसपना दिखाते हैं अपने कामों को लेकर, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर सीरियस नहीं है। अगर गवर्नमेंट के ऑफिसर सारे काम अपने टाइम पे करें, जिस तरह से गवर्नमेंट के इलेक्शंस टाइम पे कराए जाते हैं, रिजल्ट 1 महीने में आ जाता है, मतलब लाखों लोगों का रिजल्ट, करोड़ों लोगों का रिजल्ट, इतने लोगों की काउंटिंग लोकसभा इलेक्शन की, वो हम 1-1.5 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। जहाँ पे करोड़ों लोगों के वोटिंग गिननी है, हमें किस बंदे ने किसको वोट किया है, वो हम 1-1.5 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के एग्जाम्स और उनके रिजल्ट टाइम पे नहीं निकाल सकते। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हमारी प्रायोरिटी किस चीज़ को लेके, हमारी प्रायोरिटी लेके है कि सिर्फ हमारे इलेक्शंस और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे तैयार हो जाए, और बाकी देश में प्रॉब्लम क्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, ये चली जाएगी आज नहीं तो 4-5 साल, 50-60 साल बाद चली जाएगी, इतनी दिक्कत नहीं है। मेन क्या है, इलेक्शन टाइम पे हो, रिजल्ट टाइम पे आए, और जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो टाइम पे हो। और इसके बाद जब आम नागरिक इसके ऊपर सवाल उठाता है कि आपने इतना ज़्यादा पैसा सेंट्रल विस्टा में लगा दिया, जबकि हम इन पैसे से काफ़ी ज़्यादा बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बना सकते थे, तो उसके डिफेंड में हरदीप सिंह पुरी जी जो कि हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, वो क्या बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारा नहीं है, 2013 में इस प्रोजेक्ट को कांग्रेस लेके आई थी, हम सिर्फ इसको बना रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं से तो मेल नहीं खाती कि कांग्रेस कोई प्रोजेक्ट को लेके आई है और आप उसको कंप्लीट करो। दूसरा जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो 1927 में एडविन लुटियंस मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी, तो हम अपना पार्लियामेंट बना रहे हैं जो कि हमारे लिए गौरवशाली मूवमेंट रहेगा कि हमारा पार्लियामेंट है जो कि हमने खुद बनाया। इस हिसाब से तो बहुत कुछ अंग्रेज़ों को दिया हुआ है, हमें तो सब कुछ ही चेंज कर देना चाहिए। लेकिन इसके बाद जब आम लोगों ने हाई कोर्ट में पटिशन डाली, याचिका डाली कि इतना ज़्यादा पैसा सेंट्रल विस्टा में लगाया जा रहा है इस टाइम, जो कि सही नहीं है, तो उसके डिफेंड में क्या करते हैं वो लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आसपास बैनर लगा देते हैं कि आपको अब यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करना अलाउड नहीं है। मतलब आप उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके सोशल मीडिया पे ना डालें। अगर नहीं करेंगे आप ऐसा तो क्या होगा कि लोगों के अंदर रेवोल्यूशन नहीं आएगा कि इतना पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है। तो उसके आसपास बैनर लगा देंगे कि अब आप यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर सकते, फ़ोटो क्लिक करने वाला एरिया ही नहीं रहा अब। तो इस तरीके से वो अपने सारे प्लान को डिफेंड कर रहे हैं। इसके ऊपर ये बोला गया है कि जो पुराना पार्लियामेंट है, जहाँ अभी तक संसद है, जहाँ पे संसद की मीटिंग अभी तक होती है,
उसको हम बना देंगे, फंक्शन में यूज़ किया जाएगा उसको, या फिर उस पार्लियामेंट के अंदर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको म्यूजियम बना दिया जाएगा। मतलब आप और हम जैसे आम लोग वहाँ पे जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो कि रखा गया है उसके वहाँ पे संविधान को हम जाके देख सकते हैं। आप और हम जाएंगे और वहाँ पे उस संविधान को देखेंगे। इसके ऊपर रामचंद्र गुहा जी का एक ट्वीट आता है जो कि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आई वांट टू शेयर विथ यू, आप देखिए। उसमें उन्होंने ये कहा है कि म्यूजियम जो बनता है वो हमेशा उस चीज़ का बनता है या फिर उस इंसान का बनता है जो कि इस देश से या फिर दुनिया से जा चुके हैं। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का म्यूजियम बना रहे हो तो अपने आप में ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो या फिर उसको मारना चाह रहे हो या फिर आप ये मानते हो कि वो चीज़ मर चुकी है। ये मैं नहीं कहा, ये उनका ट्वीट है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेट करता है म्यूजियम। चाहे वो इंदिरा गांधी का म्यूजियम हो या फिर APJ अब्दुल कलाम का म्यूजियम हो, वो तभी बनाया गया जब वो इस देश से जा चुके थे, इस दुनिया से जा चुके थे। तो उस तरीके से अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का म्यूजियम बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो गलत है। देखना गलत नहीं है संविधान को, लेकिन उसका म्यूजियम बनाना गलत है। आप उसको वैसे दिखा सकते हो, लेकिन म्यूजियम के बिहाफ पे दिखाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक गलत छवि देश की बनाता है। अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं कि जो 20,000 करोड़ रुपए हमने सेंट्रल विस्टा में लगाया है, अगर हम वहाँ पे नहीं लगाते तो हम उस पैसों का क्या कर सकते थे। उस पैसे से हम कम से कम 15 नए एम्स हॉस्पिटल रेडी कर सकते थे। उस पैसे से हम कम से कम आधी पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड कर सकते थे। उस पैसे से हम अपनी ऑक्सीजन की कमी पूरी कर सकते थे, वेंटिलेटर ला सकते थे। नहीं तो मतलब इस सब प्रोजेक्ट में अगर पैसा ना लगा के यहाँ लगाया जाता तो कम से कम काफ़ी लोगों की जान वहाँ से भी बच सकती थी। एक तो आपका सारे वैक्सीन्स को बाहर एक्सपोर्ट कर देना, उसके बाद इतना पैसा सेंट्रल विस्टा में लगाना, जबकि एम्स और वेंटिलेटर, बेड्स, ऑक्सीजन ये प्रायोरिटीज़ थी। तो ये दो फैसला मैं मानता हूँ काफ़ी ज़्यादा गलत था। अगर ये सही लिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा जाने यहाँ से भी बच सकती। लेकिन जब ये पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में गई तो उन्होंने ये कहा कि ये एक नेशनल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, इसके खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठा सकते। मतलब उनका कहना ये है कि जिस तरह से हॉस्पिटल बनता है, रोड बनती है, स्कूल्स बनते हैं, पुल बनते हैं, अगर आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हो तो ये जो पैसा लग रहा है ये भी नेशनल डेवलपमेंट में लग रहा है। क्योंकि अगर एक नया पार्लियामेंट बनेगा जहाँ पे ज़्यादा सांसद बैठ सकते हैं तो वो अपने आप देश के डेवलपमेंट में काम आएगा ही आएगा। तो उनका कहना भी ठीक है कि ये चीज़ सही है, बनेगी तो फ़ायदा हमारा ही होगा। जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा है कि इससे फ़ायदा हमारा ही होने वाला है। लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है कि क्या अभी ज़रूरी था। लेकिन देश को गुमराह करना यहाँ तक समाप्त नहीं होता। इसके बावजूद जब देश में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोग ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे, अगर आप कंट्री के बाहर से ऑक्सीजन मंगवाते हो तो आप मंगवा सकते हो, आपको 20-25 हज़ार रुपये लगेंगे, लेकिन आप अपने ऑक्सीजन मंगवा सकते हो। लेकिन उसके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट GST ले रही है। मतलब जिसके बाद लोगों ने पिटिशन भी डाली थी कि ऐसा करो कि जो ऑक्सीजन हम बाहर से मंगवा रहे हैं अब लाइफ सेविंग के लिए, हमारे घर में हमारी फैमिली में जो लोग मर रहे हैं उनको बचाने के लिए ऑक्सीजन मंगवा रहे हैं बाहर से, तो एटलीस्ट जो उसके ऊपर GST लग रही है आप वो तो मत लो। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, GST हम लेंगे। मतलब हम लोगों से GST ली जा रही है और हमारे पैसे से ही फिर सेंट्रल विस्टा बनाया भी जा रहा है। कहीं ना कहीं हमने जो टैक्स दिया है वो ये इकट्ठा हुआ है और उसका इस्तेमाल किस तरह हो रहा है देश में वो मैटर करता है कि क्या वो हमारे फ़ायदे के लिए, हम लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की है उसमें लग रहा है या फिर किसी और काम में लग रहा है। इस टाइम पे वो मैटर करता है। और इस टाइम पे जो पैसा लगाया जा रहा है वो कहीं से कहीं तक भी अभी तो डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। हाँ, फ्यूचर में ज़रूर होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जो प्रायोरिटी थी हमारे लिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमने उस चीज़ पे काम नहीं किया जो कि ज़रूरी था। इसके बाद भी हिपोक्रेसी गवर्नमेंट की समाप्त नहीं होती। जो भी वैक्सीन आपको स्टेट प्रोवाइड करवा रही है फ्री में, जहाँ पे आप जा रहे हो वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन लगवा रहे हो अपने आप को, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही। हाँ, वो अलग बात है, उस पर सर्टिफिकेट फ़ोटो मोदी जी की आ रही है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड तो कर रही है, लेकिन वो फ्री प्रोवाइड नहीं कर रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो दिल्ली हो, वहाँ पे आपके CM को, वहाँ की गवर्नमेंट को वो वैक्सीन खरीदनी पड़ रही है। मतलब आप लोगों को वैक्सीन फ्री में तो लग रही है, लेकिन उनको हर एक वैक्सीन के 250-300 रुपये देने पड़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आपकी जो जानें बच रही है वो कहीं से कहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो नहीं बचाई है, उन्होंने ये बेची है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने खरीदी है। चाहे वो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो इंडिया किसी भी CM ने खरीदी हो, लेकिन वो खरीदी है और तभी आपकी जान बची गई है। लेकिन इसमें कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं है। और इस चीज़ को देखते हुए किस तरीके से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे इस पैंडेमिक को कंट्रोल किया है, उसके ऊपर टाइम मैगजीन ने एक रिपोर्ट भी लाई है। उस रिपोर्ट का आपको मैं फ्रंट पेज दिखा रहा हूँ जो कुछ इस तरीके से। और एक रिपोर्ट देखिए जो कि इंडिया के अंदर किसी इंडिया टुडे मैगजीन की रिपोर्ट है। दोनों में कितना फ़र्क है। टाइम मैगजीन कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गलती करी है तभी इंडिया में पैंडेमिक फैला है, और इंडिया टुडे जो कि हमारे भारत का मैगजीन है वो ये कह रहा है कि स्टेट जो है वो पैंडेमिक कंट्रोल नहीं कर पाया। मतलब कितना अजीब है। अगर आप बचते हो वैक्सीन से, आपको वैक्सीन लगती है तो फोटो मोदी जी की आएगी, लेकिन अगर आपके स्टेट में पैंडेमिक फैल रहा है, आपके स्टेट में कोरोना फैल रहा है, तो गलती स्टेट की है।
तो मतलब गलती में स्टेट आ जाएगा, और जब बात होगी तारीफ की तो तारीफ हम पीएम मोदी ही करेंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाता है कि कितने हिपोक्रेट कंट्री हो रही है और किस तरह की गवर्नमेंट काम कर रही है। और इसी चीज़ को देखते हुए अमिताभ बच्चन जी ने 2 करोड़ रुपए गुरु तेग बहादुर कोविड सेंटर में दान भी किए। मतलब एक कहीं ना कहीं लोगों को दिख रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह काम कर रही है, पैसा कहाँ लगा रही है, जबकि वो पैसा कहाँ पे लगना चाहिए। और रही बात सिख कम्युनिटी की, तो हमेशा से अच्छा काम करती है देश के लिए, चाहे वो डिजास्टर आए, वॉर आए या पैंडमिक आए, वो फ्रंट लाइन पे आके हमेशा देश की सेवा में, लाइफ सेविंग में लगती है। और उसी चीज़ को देखते हुए 2 करोड़ रुपये डोनेट भी किए अमिताभ बच्चन जी ने गुरु तेग बहादुर कोविड सेंटर को। और इस टाइम पे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो ग्रुप हैं, जो फाउंडेशंस हैं, वो इतना अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना, लोगों को बेड प्रोवाइड करवाना, लोग जो भूखे लोग रोड के ऊपर सो रहे हैं उनको खाना देना, कि वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि हम लोगों का बिलीव जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से इस टाइम पे हट चुका है। जो लोग आपके आसपास हैं वो लोग ही आगे आके लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं, ताकि ये ना हो कि सिर्फ हम, लेकिन जो आम लोग हैं, जो खाना अपना ढंग से खा नहीं पा रहे हैं, या उनके पास इतना पैसा नहीं है, या फिर उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो लोग उनको दे रहे हैं। इसमें सिख कम्युनिटी का हमेशा से नाम आगे रहता है, और वो हमेशा से एक अच्छा काम अपने देश में करती आई है। अब अगर मैं आपके सामने बात करूं भारत के हेल्थ स्ट्रक्चर की, तो उसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगा लो कि भारत में हर 1000 पेशेंट के ऊपर सिर्फ एक डॉक्टर है। या आपको मैं एक राउंड फिगर बता रहा हूँ, वरना हर 1000 पेशेंट के ऊपर डॉक्टर सिर्फ 0.9 है, मतलब एक डॉक्टर भी पूरा नहीं है 1000 पेशेंट के ऊपर। तो इतने में तो वैसे ही हो क्या होगा, डॉक्टर खुद ही भूल जाएगा किसको क्या बीमारी है, इरिटेट हो जाएगा, इलाज में दिक्कत आएगी, लोग बीमार ज़्यादा पड़ेंगे, लोग ठीक टाइम पे नहीं हो पाएंगे, लोग मरेंगे ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर्स ही बहुत कम हैं। और इसका हुआ क्या, इसका असर जो सबसे बड़ा पड़ा वो ये पड़ा कि यूपी बिहार के अंदर 2000 से भी ज़्यादा लोग गंगा नदी के अंदर, बाकी नदियों के अंदर मरे हुए पाए गए। मतलब मरने के बाद उनको बहा दिया गया। तो पहला सवाल ये बनता है कि वो मरे क्यों? मरे इसलिए क्योंकि यूपी बिहार जो है इंडिया में वर्स्ट स्टेट में आते हैं। हेल्थ स्ट्रक्चर की बात करूँ तो हेल्थ में सबसे नीचे हैं दोनों स्टेट, यूपी और बिहार। मतलब वहाँ पे हेल्थ का स्ट्रक्चर इतना ख़राब है कि आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा होगा, हॉस्पिटल के अंदर पानी भरा हुआ है, जहाँ हॉस्पिटल है उसके बाहर कूड़ा ही कूड़ा है, और हॉस्पिटल की जो काउंटिंग है वो इतनी कम है, और जो है वो खंडर से कम नहीं है। मतलब इंसान ये कहता है कि एक टाइम पे वो कोविड से बच जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग हमारे ऊपर आके गिर जाए। तो इसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये है कि हमने सरकार जो चुनी है, जिस सरकार को हमने चुना है वहाँ पे बिहार में, वो सरकार वहाँ 15 साल से है। 15 साल का मतलब समझते हो? मतलब आप किसी बच्चे को स्कूल भेजोगे तो 15 साल में वो अपने 12th कंप्लीट कर लेगा, और 15 साल में उसको इतना पता होगा कि देश के अंदर एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी और रोड, ये 4-5 चीज़ें बेसिक, और रोजगार, ये 4-5 चीज़ें बेसिक चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन 15 साल से गवर्नमेंट और एक सीएम जो वहाँ बैठे हुए उनको इतना नहीं पता कि हमें अपने स्टेट के अंदर कितने हॉस्पिटल और नए बनवाने हैं, कितने पुल बनवाने हैं। मतलब पुल भी ऐसा बनाया गया जो कि कुछ दिनों में टूट के गिर गया। हमारे देश में इतने पुराने पुल भी हैं जो कि काफ़ी टाइम से टिके हुए हैं, और उसके बावजूद जब नए पुल बनाए गए हैं तो वो इस तरह बनाए गए हैं जो कि टूट के गिर गए। तो ये अपने आप में दिखाता है कि देश का हेल्थ स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा खराब है। उस टाइम पे आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए था? देश के हेल्थ स्ट्रक्चर के ऊपर, कि जो आम लोग हैं, जो चाहते हैं डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जो चाहते हैं कुछ देश के लिए करना, लेकिन वो किसी ना किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे देश के अंदर रहे और हमारे देश के अंदर डॉक्टर इंजीनियर बने। और काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी कंट्री को छोड़ के चले जाते हैं, यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो उनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती, इतनी रिस्पेक्ट उनको बाहर मिलती है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना है, किस तरीके से हम ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं कंट्री के अंदर, उसके ऊपर काम ना करते हुए हम काम किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सेंट्रल विस्टा के ऊपर काम। अगर बात करें लाशों की जो कि गंगा नदी या दूसरी नदी में बहाई गई है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो उनकी जान बचा सके। जान नहीं बचा पाई तो उनको गंगा नदी में बहाया क्यों गया? तो जो भी उनके फैमिली मेम्बर थे या फिर जो भी उनके खास लोग थे जिन्होंने ऐसा किया, वो ऐसा चाहते नहीं थे करना। कोई कभी चाहता नहीं है कि हमें अपने खास इंसान को, हमारी फैमिली मेम्बर को इस तरह नदी में बहाया जाए। ऐसा किया क्यों गया, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो? कि वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके, उनके पास इतने पैसे नहीं थे। क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो जिस तरीके से लोग मर रहे थे, पर डे 4000 लोग मर रहे थे, तो उसका मतलब क्या है कि देश में अंतिम संस्कार में जो पैसा लगता है, चाहे वो दफनाने में लगता हो चाहे वो जलाने में लगता हो, वो बढ़ चुका था। जहाँ 5000 लग रहे थे वो 20000 लग रहे थे। हर इंसान के पास, यूपी बिहार जो कि हमारी कंट्री का सबसे गरीब 2 स्टेट है, उसमें हर इंसान के पास इतना पैसा तो होगा नहीं कि वो अपने लोगों को दफनाया जला सके। तो उनको मजबूरन उनको बहाना पड़ रहा था। तो इसमें भी मैं काफ़ी हद तक गलती स्टेट गवर्नमेंट की ही मानूंगा,
कि उन्होंने एकदम से इतने प्राइस क्यों बढ़ाए। अगर वो इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेते कि इस चीज़ का प्राइस नहीं बढ़ाया जाएगा और जो भी खर्चा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगी, तो कोई भी लाशें इस तरह से गंगा नदी या दूसरी नदियों में बही नहीं जाती और लोग अपने जो भी प्रिय थे घर के परिवार के, उनको जो जिस तरीके से अंतिम संस्कार होता है वो किया जाता है। क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम बात करें अपने देश के, अपने धर्म के, तो कोई भी इंसान जिस धर्म में पैदा हुआ है उसका हक बनता है कि उसका अंतिम संस्कार तो एटलीस्ट उस धर्म में ही किया जाए। ये ना हो कि उसकी बॉडी को इस तरह से लवारिस की तरह गंगा नदी में बहा दिया जाए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ड्रॉबैक मानता हूँ मैं स्टेट गवर्नमेंट का। और जब ये फोटो वायरल होने लगी हर जगह कि इतनी सारी लाशें गंगा नदी दूसरी नदियों में बह रही है, तो वहाँ पे आसपास के ऑफिसर्स ने फटाफट जाकर उन लाशों को निकाला और आसपास के गंगा नदी के आसपास ही दफना दिया गया। और दफनाने के बाद भी वो फोटो वायरल होने लगी। फोटो वायरल किस तरह हो रही थी कि उसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ था, कोई ना कोई कपड़ा लोगों ने, अपने परिजनों ने, अपने जान पहचान के लोगों ने उस लाश के साथ लगा दिया था ताकि उसको पहचान सके। और उसको पहचानने के चक्कर में जब उसकी फोटो आप हाइट से लेंगे तो आपको कुछ इस तरह की दिखेगी, जिससे लोगों के मन में और ज़्यादा डर पैदा हुआ कि इतनी सारी लाशें गंगा नदी में बही, दूसरी नदी में बही और उसको दफना दिया गया। अब उससे बचने के लिए क्या करते हैं ऑफिसर्स, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, उन कपड़ों को वहां से हटाती है ताकि कपड़ा हटा देंगे तो पहचान में नहीं आएगी लाश कहाँ कहाँ पे रखी हुई है। कपड़ा हटा दिया गया। जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये बोलते हैं कि हम नदी को साफ कर रहे हैं, नदी के आसपास गंदगी नहीं चाहते हैं। अरे साफ करने की बात है तो गंगा नदी जिसको माता मानते हैं वो इतने सालों से गंदी पड़ी है। गंगा नदी के अंदर झाग आने लग गया है, मतलब पानी जहर बन चुका है। हम उसको तो साफ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आसपास जो लाशें पड़ी है उसके ऊपर जो कपड़ा पड़ा है हम उसको उठा रहे हैं ताकि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई सवाल ना कर सके कि इतनी सारी मौतें हुई कैसे, अगर हुई तो उनको नदी में बहाया क्यों गया, आपने टाइम पे एक्शन क्यों नहीं लिया। तो काम क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बचने का हो रहा है कि हम किस तरह इस चीज से बचे। अगर टाइम पे एक्शन ले लिया जाता, अगर टाइम पे उन सबका अंतिम संस्कार कर दिया जाता, या फिर टाइम पे आपके पास इतने रिसोर्सेज होते कि आप उनको ठीक कर सकते थे, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ता ही नहीं। लेकिन हम काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ क्या जानते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बचना जानते हैं, किस तरह हम इस चीज से बच सकते हैं। नदियों में लाशों का सिलसिला कम से कम 1-1.5 महीने तक चलता रहा। इसी बीच में उन लाशों को आसपास पक्षियों ने, जानवरों ने भी खाया, नोचा। लेकिन इसी बीच राजस्थान गवर्नमेंट ने, जिनको वैक्सीन दी गई थी कि अपने स्टेट में लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, उन्होंने 500 वैक्सीन उठा के डस्टबिन में डाल दी। मतलब ये किस तरह का एक्शन था, कुछ समझ में तो आया नहीं मेरे। इसके ऊपर मैं जो समझता हूँ कि आपने कम से कम 500 लोगों की जान ली अपने स्टेट के अंदर, क्योंकि अगर आप 500 वैक्सीन को अपने स्टेट में लगवाते लोगों को तो उनकी जान बच सकती थी। अब इसके ऊपर उनसे सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि वैक्सीन हमने फेंकी नहीं है, ये रिपोर्ट आपकी गलत है। लेकिन इसका पूरा प्रूफ है, आपको मैं ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ कि किस तरह से उन्होंने वैक्सीन खराब की गई है। इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या प्रतिक्रिया रही इसी बीच जब इतनी सारी लाशें नदियों में बह रही थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी टाइम तक चुप रही, लेकिन इसी बीच जब टॉक्टी साइक्लोन आया, उस साइक्लोन से काफ़ी नुकसान हुआ गुजरात को। तो उसके वेरी नेक्स्ट डे हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे हेलीकॉप्टर से गए, उन्होंने पूरे एरिया का जायजा किया और वहाँ पे उन्होंने सहायता राशि भी स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराई। लेकिन जो वहाँ पे लोग मारे गए थे उनकी संख्या थी करीब 50 से 100 के बीच में, और जो लोग मारे गए थे नदियों के अंदर जिनकी लाशें बही थी उनकी संख्या थी 2000 के पार। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग वहाँ मारे गए हैं 50 से 100 लोग, वो उनकी जान की कीमत नहीं है, उनकी जान ही बहुत कीमती थी। लेकिन वहाँ पे वो वेरी नेक्स्ट डे जाते हैं और हेलीकॉप्टर से पूरा जायजा करते हैं ऊपर का। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो चीज़ हुई थी वो नेचुरल डिजास्टर था, मतलब क्लाइमेट डिजास्टर था, उस पर किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। वो साइक्लोन है, वो तो आएगा आएगा। वहाँ पे नेक्स्ट डे गए, उसका जायजा किया, वहाँ पे सहायता राशि फंड भी दिया स्टेट को। लेकिन 1-1.5 महीने से जो भी इतनी लाशें बह रही थी नदियों में, वो गलती पूरी की पूरी गवर्नमेंट की थी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरी गलती उनकी थी। तो उस चीज़ के ऊपर वो चुप रहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन बाद में जब वो सामने आए तो वो कुछ इस तरह सामने आए। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। मतलब कि उन्हें दुख है इस बात का कि काफी ज्यादा लाशें नदियों में बहा दी गई। ऑब्वियसली दुख होगा, देश के प्रधानमंत्री, इतनी ज्यादा संख्या में लोगों ने वोट करके चुना उनको, तो कुछ ना कुछ उनका भी एक स्नेह होगा लोगों से, उनको दुख होगा। लेकिन मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा कि उन्होंने क्या किया। दुनिया के लोग बोल रहे हैं कि वो एक्टिंग कर रहा है। मैं एक्टिंग की बात करने नहीं आया हूँ, मैं बात करने आया हूँ एक्शन की, कि उनका एक्शन क्या था। जिस टाइम पे देश में 1 लाख केस आ रहे थे डेली, उस टाइम पे वो कुछ ये बोल रहे थे, ओ दीदी, ओ दीदी, मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। और जब केस देश में 3 लाख हो गए, 3.5 लाख हो गए, लोगों की जानें डेली 4000 4,500 लोग मर रहे हैं,
उस टाइम पे वो बिल्कुल शांत थे। मतलब ये दिखा रहा है कि प्रायोरिटीज क्या है। अगर वो 1 लाख के टाइम पे रोक लेते इस चीज़ को तो चीज़ रुक जाती, लेकिन जब 3 लाख 3.5 लाख पार चला गया केसेस पर डे, उसके बाद आके टेलीविजन स्क्रीन पे नेशनल टीवी पे दिखाना कि आप प्रेम करते हो, तो वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए अच्छी है, लेकिन बात होती है एक्शन की कि आपको पहले एक्शन लेना चाहिए था। अगर आप पहले एक्शन लेते तो इस चीज़ को करने की नौबत ही नहीं आती। इतने सारे लोगों की लाशें जो बही है नदियों में, वो बहती नहीं अगर टाइम पे आप एक्शन ले लेते। अब जो मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा आम लोगों की, क्योंकि हर चीज़ में सेंटर या स्टेट को दोष करना ठीक नहीं है। पहले के ज़माने में जब हम लोग घर लिया करते थे तो हमारा सवाल पहले ये होता था कि कितनी दूरी पे मंदिर या मस्जिद है। हम कभी नहीं पूछते थे कि स्कूल, हॉस्पिटल, मेट्रो कितनी दूर है। लेकिन अब लोग समझदार हो गए, लोग पूछते हैं कि स्कूल कितनी दूर है, हॉस्पिटल कितनी दूर है, या मेट्रो कितनी दूर है। तो ये चीज़ दिखाती है कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है। हम लोग डोनेशन भी पहले भी और अब भी मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए डोनेशन करते हैं कि हाँ मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ। कभी हमने स्कूल, हॉस्पिटल के लिए डोनेशन नहीं दिया हुआ। हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए वो स्कूल या हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा स्कूल, हॉस्पिटल होंगे उतना ज़्यादा हमारा और हमारे बाद आने वाली जनरेशन के लिए फ़ायदेमंद, क्योंकि जितने ज़्यादा हॉस्पिटल होंगे उतनी ज़्यादा लोगों की जान बच सकती है। क्योंकि इस तरह का पैंडेमिक लाइफ में दोबारा कभी भी आ सकता है। जितनी ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, उतना जितने ज़्यादा हम एडवांस होंगे, उतना ही हम इन सब चीज़ों से घिर जाएंगे कि कभी भी कोई भी पैंडेमिक आ सकता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है हमारे ऊपर। तो उससे बचने के लिए हमारा प्राइम फोकस स्कूल और हॉस्पिटल ही होना चाहिए। अगर आपको जिस तरह मैंने पूरा बताया सेंट्रल विस्टा क्या है, ज़रूरी था या नहीं था, इस टाइम ज़रूरी था या नहीं था, और हमारा फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, और किस तरह गवर्नमेंट ने काम किया, किस तरह लोगों की नदियों में लाशें भई। आपको मेरा ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने लोगों में शेयर करना जिनको आप जानते हो, और हाँ प्लीज़ एंड में वो बेल आइकन प्रेस कर देना यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।